नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत करेंगे किसानों के मुद्दे पर। कल जिस तरीके से हिंसा हुई है उसके बाद किसान आंदोलन की दिशा क्या होगी? क्या किसान आंदोलन यहां से पीछे की तरफ जाएगा या फिर अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा? कई मामले आज हैं, उस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदारी से पत्रकारिता करने की, और ये तब तक संभव नहीं जब तक कि आप हमें मदद ना करें, हमें आर्थिक मदद करें, आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक सहायता करें, हमें डोनेशन दें और सत्य हिंदी के सदस्य बने। इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें आर्थिक भुगतान भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सत्य हिंदी का अब मोबाइल ऐप भी आ गया है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही साथ आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिंक है उसको क्लिक करके भी आप जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों के आंदोलन के संदर्भ में हिंसा हुई, जिस तरीके से किसानों का एक तबका, एक गुट जो लाल किले पर चढ़ गया, और उसके बाद जिस तरीके से हंगामा आईटीओ के मैदान में देखने को मिला, जिस तरीके से दूसरे इलाकों में देखने को मिला, उससे किसान आंदोलन को जबरदस्त झटका लगा है। किसान के नेता कुछ भी कहें, लेकिन उनके आंदोलन की जो साख थी, जो पिछले 2 महीनों में बनी थी, अब उसको नुकसान पहुंचा है। उधर सरकार की तरफ से क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। करीब 300 पुलिस वाले घायल हुए, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है कल की हिंसा में। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि 22 एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत और कुछ दूसरे बड़े किसान नेताओं को नामजद किया गया है। यह अपने आप में बड़ी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ अब ऐसा लगता है जैसे किसान आंदोलन में कुछ फूट सी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। 2 किसान संगठनों ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। इसमें एक संगठन है ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको लीड करते हैं सरदार वीएम सिंह। उन्होंने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप सिंह ने भी अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। लोगों का कहना है कि हम इस आंदोलन में शिरकत नहीं कर सकते। और लेकिन उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिन लोगों ने लाल किले पर चढ़ाई की है, दरअसल वो सरदार नहीं गद्दार हैं। इन लोगों ने ये सरदार नहीं गद्दार है। और जिस शख्स का नाम बड़ी तेजी के साथ उभरा, दीप सिद्धू, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फिल्मों में काम कर चुके हैं और सनी देओल जो फिल्म स्टार है उनके इलेक्शन एजेंट भी रह चुके हैं, उनके तरफ से इलेक्शन कैंपेन भी उन्होंने संभाला था। और दिन भर उनके बारे में चर्चा होती रही कि भाई ये दीप सिद्धू किसका आदमी है, क्या ये बीजेपी का आदमी है, क्या ये खालिस्तानी आदमी है। लेकिन इस एक शख्स ने, कहा जा रहा है कि पूरे आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने का काम किया है। उधर अभय चौटाला ने, इंडियन नेशनल लोक दल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है किसानों के समर्थन में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर अब यहां से किसानों का आंदोलन जाएगा कहां? जिस तरीके से सरकार क्रैकडाउन करने पर उतरी हुई है, क्या सरकार दोबारा बातचीत करेगी? क्या सरकार के इस रवैये के बाद से किसान एक बार फिर अपनी ऊर्जा के साथ इकट्ठा हो पाएंगे? इसी मसले में करेंगे चर्चा, बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त महत्वपूर्ण लोग हैं। हमारे साथ है पुष्पेंद्र चौधरी जी, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, जो लगातार किसानों की नुमाइंदगी करते रहे। हमारे साथ राहुल राज भी हैं, वो किसानों का पक्ष हमारे सामने रखते हैं, किसान नेता है, युवा है। हमारे साथ जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर रह चुके सतीश के सिंह हमारे साथ है, लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका। और आलोक जोशी है, सीबीसी आवाज के पूर्व संपादक। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे, सवाल यह कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन 60 दिन से बहुत ही अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से चल रहा था, अब यह बात हो रही है कि दरअसल ये तो हिंसक आंदोलन था। इन लोगों की हिम्मत देखिए, ये लाल किले पर जाके चढ़ गए। यही आप लोगों का आंदोलन था? देखिए आशुतोष जी, 5 जून को जब ये अध्यादेश 3 पास किए गए थे, उसी टाइम से ये आंदोलन, विरोध इसका शुरू हो गया था। और 25-26 अक्टूबर को रकाबगंज गुरुद्वारे में फाइनल कॉल दी गई थी कि 26-27 नवंबर को हम लोग दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आने तक इन्होंने केवल एक बैठक इन लोगों से की थी, उसमें भी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को भेज दिया था। एग्रीकल्चर मिनिस्टर या अन्य मिनिस्टरों ने आने की जहमत नहीं उठाई थी। दिल्ली जब ये आए तो इन्होंने तरह तरह की उसमें ऑब्स्ट्रक्शन लगाई, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण बना रहा।
2 महीने से ज्यादा वक्त तक तमाम आंदोलनकारी पंजाब में रेलवे ट्रैकों पर बैठे रहे, उस वक्त भी इसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। जब ये यहां आकर के बैठ गए, 60 दिन बीत गए, उसमें इन्होंने 10 राउंड की वार्ता की। मंत्री केवल एक ही रिकॉर्ड की तरह हम वापस नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे करते रहे, लेकिन फिर भी शांति बनी रही। इस दौरान एक ट्रैक्टर रैली भी हुई, उसमें भी सब शांति बनी रही। इसका अर्थ यह है कि आंदोलन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और सरकार की समझ में नहीं आ रहा था कि इस आंदोलन को तोड़ने का काम, इनको बदनाम करने का काम, जो तमाम साजिशें पाकिस्तानी खालिस्तानी कह करके की गई थी, जब वो तमाम नाकाम हो गई तो इन्होंने अपने ही कुछ लोग उसमें पहले से घुसाए हुए थे, जो आपने नाम दीप सिद्धू का लिया है। दीप सिद्धू की फोटो नरेंद्र मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, इनके सांसद सन्नी देओल के साथ सारे इंटरनेट पे आज की तारीख में वायरल है। उसकी स्पीचेस वायरल है। उसको घुसा करके कुछ ऐसे असामाजिक लोग और जो इनकी खुद की टीम के लोग थे या जो भी थे, वो डायरेक्ट होकर के सीधे लाल किले पे पहुंच जाते हैं, हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंच जाते हैं, और ऐसे दिन पहुंच जाते हैं जिस दिन जो है हाई अलर्ट पूरे देश में जारी होता है, और उसको आराम से जाने दिया जाता है। वो किला है, किला लाल किला नाम है उसका, तोपों से भी उसको तोड़ना और उसके अंदर घुसना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये गए, घुस गए और ये सेल्फी लेते रहे, वहां फेसबुक लाइव करते रहे। उसके बाद जिसने झंडा फहराया था उसको कंधे पे बिठा के प्रोसेसन निकालते रहे। इस दौरान पुलिस ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसका नाम आज भी एफआईआर में क्यों नहीं है? तो ये सारी चीजें ये बता रही है कि कहीं ना कहीं सरकार की या भाजपा की इसमें गहरी साजिश है, जो आने वाले समय में पर्दाफाश इसका होगा। पर पुष्पेंद्र जी, आंदोलन तो आप लोग कर रहे थे, ट्रैक्टर रैली निकालने का काम तो आपका था। आप लोग लगातार हमारे इस चैनल पे आके दावा कर रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा, किसी तरीके से कोई हिंसा नहीं होगी। क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसमें कुछ उपद्रवी लोग घुसेंगे, असामाजिक तत्व करेंगे और इस तरीके की हरकत करेंगे? तो जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी से बच भी नहीं रहे। लेकिन इसमें 26 जनवरी को यदि कोई नहीं घुसता तो सिंधु बॉर्डर पर या टीकरी पर या गाजीपुर पर कोई ना कोई कांड अवश्य होता, क्योंकि अब सरकार को यह लग रहा था कि इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश फेल हो गई है, तोड़ने की कोशिश फेल हो गई है, भीड़ को थका करके भगाने की कोशिश फेल हो गई है, बार बार वायदे करने की टैक्टिस फेल हो गई है, भीड़ बढ़ती चली जा रही है, तो इसमें हिंसा का पुट डालो। हिंसा, इनको मौका मिला, इन्होंने अपने लोग भेजे और बिल्कुल रेड फोर्ट में रेड कारपेट बिछा दी गई कि आइए और चढ़ जाइए। अरे कौन चढ़ सकता है? पुलिस प्रशासन की कहां था? आपके इंतजाम सारे सारे कहां थे? तो कहीं ना कहीं गहरी साजिश है, इसका पर्दाफाश आगे जाकर के होगा। हाँ, बट आपके किसान नेताओं ने तो इस हिंसा की निंदा की है, अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। देखिए, इसीलिए तो डिस्टेंस किया कि वो हमारे आदमी थे ही नहीं, वो इनके खुद के आदमी थे। उनकी फोटो आ गई है इनके मुंह पे, अभी आज जो है ये बोल नहीं पा रहे हैं कि भैया ये इनकी फोटो जो है, जो अमित शाह जी के साथ, मोदी जी के साथ, सन्नी देओल के साथ, हेमा मालिनी के साथ, तमाम उसमें है। फेसबुक लाइव आदमी कभी कूल माइंड से जो होता है वही कर सकता है। वो फेसबुक लाइव कर रहा है कि भैया झंडा डोरण हो रहा है, इसका मतलब उसको कोई भय नहीं था कि पीछे से तुम्हारे लाठी मारी जा सकती है या तुम्हें खदेड़ा जा सकता है। उनको कोई भय नहीं था, तसल्ली से ऊपर खड़े हुए हैं, काफी देर तक खड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं ना कहीं गहरी साजिश थी, मिलीभगत थी, अपने लोगों को भेज करके किसान आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश थी। उसका पर्दाफाश मेन स्ट्रीम की मीडिया ने ना किया हो, लेकिन इंटरनेट ने और जो तमाम सोशल मीडिया उस पर हो चुका है। बट राहुल राज जी, एक वजह मुझे समझाई पुष्पेंद्र जी की, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जिसकी तस्वीर अमित शाह के साथ हो, जिसकी तस्वीर नरेंद्र मोदी के साथ हो, जिसकी तस्वीर हेमा मालिनी के साथ हो, जो सनी देओल का इलेक्शन एजेंट हो, उसी को भेजेंगे ताकि बाद में पकड़े जाए कि भाई हम तो बीजेपी करवा रही सारा काम। नहीं आशुतोष जी, मैं तो सबसे पहले तो जो कल घटनाक्रम हुआ है उससे केवल जो लोग टीवी पे कह रहे हैं कि इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, उसके अलावा सारे देश का शर्मसार हुआ है। वो बड़ी ही निंदनीय घटना थी और राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में ऐसी घटना होना, ये हमारे लिए भी दुखद का कारण है और इससे हमारे आंदोलन पे एक बहुत बड़ा दाग लगा है। लेकिन जानना ये भी जरूरी है कि वो जो लोग जिनके नाम आ रहे हैं, दीप सिद्धू हो, चाहे सदाना हो, जो एक अपने आप में एक गैंगस्टर है जिसके ऊपर आर्म्स एक्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो वीडियो वहां बैठ के डाल रहे थे। इसके अलावा पिन्नू जी, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम लाल किले पे जाएंगे, और पिन्नू जी जिस जगह बैठे हैं, वो जिस तरफ पूरा सिंघू बॉर्डर का आंदोलन चल रहा है, वो दिल्ली पुलिस के सामने जो बैरिकेडिंग लगी है उसके पीछे बैठे हैं। और बहुत पहले से सारे किसान संगठन, जो 40 कमेटी बनी हुई है संयुक्त मोर्चा की, वो कहता है कि इन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इतना सब कहने के बावजूद भी
सरकार ने इन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करी, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इस बात से मैं ये नहीं कह रहा कि जिम्मेदारी से कोई किसान संगठन भाग रहा है या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। इस बात का बहुत दुःख है कि इतने शांतिप्रिय प्रोटेस्ट में जब सुबह हम लोग निकले थे, जब राहुल जी, अ, माफ करिएगा, जी, मैं जी, आपके बीच में टोकर, मेरा सवाल जी, यह है कि दीप सिद्धू जो जी, सनी देओल का इलेक्शन एजेंट है, जो भारतीय जी, जनता पार्टी का के जी। कैंडिडेट का एजेंट है, उसी को भेजेंगे ताकि फिर सरकार पकड़ी जाए, रंगे हाथों पकड़ी जाए? ऐसी ऐसी बेवकूफी देखिए, कोई करता है क्या? इसका मतलब यह कि सरकार आप भी लोग ये बहाने खोज रहे हैं। वो आदमी नहीं हम बाहर परसों रात को जब आप लोग फैसला कर रहे थे, आपके मंच पर था, उस मंच पर उसने हुड़दंगई की, आप लोगों ने उसी वक्त उसको डिसोसिएट कर दिया होता। जी, डिसोसिएट कर दिया था। हम्म, सरकार की जो पुलिस के साथ लगातार निरंतर बातें हुई किसान हम्म, संगठनों की और हर बॉर्डर का रूट मैप तय हुआ, उस समय भी हम्म, बता दिया गया था कि ये ज़िम्मेदार लोग हैं और हम्म, सबने अपने-अपने एनओसीज़ दिल्ली पुलिस ने साइन भी कराई थी, जिसके आधार पे आज एफआईआर की बात हो रही है। तो हम्म, सभी किसान संगठनों ने जो ज़िम्मेदार लोग थे, उन्हें एनओसी दी थी, उसमें इन लोगों का कहीं नाम नहीं था और एक बार नहीं कई बार हम्म, दिल्ली पुलिस को ये बता दिया गया था कि ये जो शख्स हैं, ये हम्म, आप एक बात बताइए, जो हम्म, शख्स खुलेआम खालिस्तान की मुखालफत करता हो, वो हम्म, व्यक्ति किसान आंदोलन का हिस्सा कैसे हो सकता है? डे 1 हम्म, से किसान आंदोलन के जितने भी सदस्य हैं पंजाब के, वो उसको डिसोन करते आ रहे हैं। लेकिन हम्म, सरकार उसे वहाँ से उठा नहीं रही है। अब वो तो कोई किसान संगठन तो कर नहीं सकते थे और कल भी जब ये घटनाक्रम हुआ था आशुतोष जी, उसके हम्म, बाद के वीडियोज़ इतनी तरह वायरल हुए हैं, लोगों ने भगा-भगा के दौड़ाया है दीप संधू को कि भाई तुमने ये हरकत क्यों करी जब वो दोबारा फेसबुक लाइव कर रहा था। तो हम्म, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें ज़िम्मेदारी किसान संगठनों की नहीं थी। भई हम्म, ज़िम्मेदारी हमारी थी और ज़िम्मेदारी के साथ दिल्ली की सड़कों पे जब फूल बरसाए जा रहे थे, शांतिप्रिय हम्म, तरीके से ट्रैक्टर मार्च भी निकला। लेकिन हम्म, एकाएक कुछ लोग सीधा दिल्ली चले जाते हैं। पुष्पैन जी ने बात कोई गलत नहीं कही। हम्म, इतना कैसे इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है? आज आप लाल किले की तस्वीरें देखें तो सीआरपीएफ लगी है, सीआईएसएफ हम्म, लगी है, तमाम फोर्सेज़ लगी। क्या राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में कल ये फोर्सेज़ नहीं लगाई जा सकती थी जब हम्म, एक किसान संगठन जिसका कोई लेना-देना नहीं किसान आंदोलन से, वो खुलेआम कह रहा है कि हम लाल किले जाएँगे। और हम्म, ऐसे लोग जो खालिस्तान की मुखालफत करते हैं, वो ट्रैक्टर ट्रॉली के लेके मतलब उग्र भाषण दे रहे हैं। तो कल ये सिक्योरिटी कहाँ थी? जब इतनी बड़ी लाखों की भीड़ चुपचाप अपना ट्रैक्टर परेड करके घर जा सकती थी, तो ये लोग सीधा आप बताइए गाज़ीपुर से लाल किले की दूरी बहुत होती है आशुतोष जी। एक हम्म। जगह की अगर कोई बैरिकेडिंग तोड़ देता तो आगे भी रोका जा सकता था। कल फ़ोर्स कम नहीं थी देश राहुल में। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़िम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन कहीं राहुल न जी, कहीं इस बात का प्रश्न भी उठता है कि सरकार राहुल की जी, मैं पुलिस ने उन लोगों को क्यों नहीं रोका? मैं विनोद जी के पास, आलोक जी के पास और सतीश जी के जी, पास एक बार जी, जाऊंगा, जी, लेकिन उसके पहले जी, मैं एक सवाल आपसे भी करूंगा और पुष्पेन जी से मैं जी, सवाल करूंगा। जी, मेरा सवाल यह है कि आप लोगों को मालूम है कि आप एक आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों को जी, ये भी मालूम है कि देश की पिछले कई सालों की एक बहुत ही मजबूत सरकार से आप कन्फ्रंट कर रहे हैं। क्या जी। आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की हरकत हो सकती है, आपके आपके आंदोलन को सबोटाज करने की कोशिश हो सकती है? आप लोगों ने कौन से कदम उठाए जिससे सबोटाज नहीं होता? आज आप बड़े बेचारगी वाले अंदाज से बात कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ धोखा हो गया, ये इनके नहीं, लोग थे। देखिए बेचारगी वाली बात नहीं है आशुतोष जी, हमने पूरी प्लानिंग करके एनओसीज़ क्यों साइन करी थी जब पूरा रूट आया कि भाई हम ज़िम्मेदारी लेते हैं अपने-अपने रूट की। लेकिन कोई लोग जिनका इस पूरे आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है, एकाएक आके बैरिकेडिंग तोड़ के चले जाएँगे, तो हम उसपे बेचारगी नहीं कह रहे हैं, हम ये प्रश्न उठा रहे हैं कि वो वहाँ तक पहुँचे कैसे? जब लाखों ट्रैक्टर ट्रॉली एक रूट से चल रहे थे, तो उनको इतना सेफ एग्ज़िट कैसे मिल सकता है कि वो लाल किले पे पहुँच जाए? अरे आप उस दिन के फुटेज मैंने कल के अब देखे हैं क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट सब जगह बॉर्डर्स पे बंद था। उसमें जब वो झंडा फहरा रहा है तब पुलिस उनको नहीं रोक रही है। जब वो वहाँ पे जा रहे हैं तो पुलिस उनको नहीं देख रही। जब झंडा फहरा दिया उसने, उसके बाद जाके भाई ठीक है, हर धर्म के झंडे का सम्मान हम करते हैं, लेकिन लाल किले पे राष्ट्रध्वज के अतिरिक्त कुछ भी फहराना अति निंदनीय कृत्य है, जो हुआ है। वो ठीक है। उसने फहरा दिया, इसके बाद पुलिस उनको समझाने आ रही। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसान पहुँच गए सीधा उस एरिया में जहाँ जा ही नहीं सकते थे? तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ या जो बहुत ही गलत हुआ है और उससे ठीक है। सबसे बड़ा जो ठेस पहुँची है, वो हमारे आंदोलन को पहुँची, नुकसान तो हमारा हुआ है। ठीक है, मैं आपकी ईमानदारी की कदर करता हूं, पर पुष्पेंद्र जी, जो सवाल मैंने राहुल से पूछा वही सवाल आपसे भी है कि किसानों को कम से कम प्लान भी तो रखना चाहिए ना कि इस तरीके के सबोटाज की कोशिश हो सकती है। आज आप सरकार को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहा, आप बीजेपी क्यों जिम्मेदार ठहरा? आपको मालूम है कि आंदोलन को क्रश करने की कोशिशें होती है, सबोटाज करने की कोशिशें होती हैं। आप लोगों ने कौन से कदम उठाए? फौरन क्यों नहीं किसान नेता बाहर आए, उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है, जो लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोगों के 1.5 से 2 घंटे लग गए ये बयान जारी करने में। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आंदोलन की आप ज्योग्राफी समझिए। ये हाँ, आंदोलन कोई एक स्थान पर नहीं हो रहा था कि रामलीला मैदान में था, सब एक दूसरे के संपर्क में थे या सबके वो थे। वो एक बहुत ही डिस्पर्स तरीके का आंदोलन था। यानी कि कोई सिंगू बॉर्डर बॉर्डर पे बैठा है, टीकरी बॉर्डर बैठा है, कोई उधर बैठा है, गाजीपुर बैठे है, पलवल बैठे है। तो इतनी बड़ी ज्योग्राफी में ये आंदोलन हो रहा था कि इसमें यदि कोई चाहे भी
तो घुस भी सकता है, निकल भी सकता है। ये तो जो है हमें ये देखना है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जिनको पता था, और ये कॉल 3 हफ्ते पहले उससे दी गई थी कि भैया हम इस तरीके से इसमें मार्च करेंगे, और उसका एक बीच में ट्रायल जैसा भी एक हुआ था, उसके बावजूद भी इस तरीके से जो ये लोग घुसे हैं और इन्होंने प्लान तरीके से एक पूरा जत्था वहां जाकर के लाल किले पे चढ़ गया है, तो इससे सारी चीज कहीं ना कहीं जो है इसको बदनाम करने की एक साजिश थी, जो कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश की है। लेकिन मैं इंटरनेट का धन्यवाद, सोशल मीडिया का धन्यवाद दूंगा कि वो कर नहीं पाए। हालांकि हमारा मस्तक फिर भी नीचे है, हम शर्मसार हुए हैं, इसमें मानने में कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री भी जुड़ गए, जिन्होंने किसान आंदोलन पे बहुत जबरदस्त रिपोर्टिंग की लंबे समय तक, और अब किताब भी उस पर लिख रहे हैं। सतीश जी, लेकिन सतीश के पास जाने के पहले एक और जानकारी दे दूं। इस वक्त जो ताजा खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि 25 केसेस दर्ज किए गए हैं, 25 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो किसानों के संगठन है उनकी भी जांच की जाएगी, यानी किसानों के संगठन भी इस जांच के दायरे से अलग नहीं है। तो सतीश जी, क्या ये क्रैकडाउन अब किसानों के संगठनों के ऊपर शुरू हो गया है? देखिए, लगता तो है कि क्रैकडाउन है। जो कल जो घटना हुई है उसके बाद लगता है कि तो ये तो क्रैकडाउन ही है। इसमें मेधा पाटकर का भी नाम आ गया है एफआईआर में, योगेंद्र यादव का आप जैसा कह ही रहे थे, तो क्रैकडाउन तो लगता है कि है। और लाल किला पे जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है और गलत हुआ है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने इजाजत दी, ये विषय है। और मेरा सवाल एक दूसरा है आशुतोष जी, वो आदमी कहाँ है, क्या नाम है उसका, जो भी है, दीप सिंधु या सिद्धू जो भी है, वो है कहाँ? वो है कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। वेयर इज ही? तो तीसरी बात यह है, और मेरी नजर इस बात पे आशुतोष जी, कि क्रैकडाउन के बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा है, आज दो नेता अलग हो गए, दो संगठन अलग हो गए, उसके बाद आज फैसला क्या लेती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वो फैसला क्या लेती है, क्योंकि इसी दौरान बजट आना है और इसी दौरान संसद का सत्र है। तो ये देखने लायक चीज होगी कि वो लोग क्या फैसला करता है। हालांकि मैंने आज एक खबर जरूर पढ़ी कि सरकार सोच रही है कि बजट में जो किसानों को कर्जा देने की बात हो, उसका जो लिमिट है वो बढ़ा के 19 लाख करोड़ किया जाए। तो ये सब सारी चीजें हो रही हैं। देखने लायक चीज है ये कि आज फैसला क्या होता है और सरकार की अगली कार्रवाई क्या होती है। एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, क्या ये आसानी से संभव है क्या कि लाल किले के अंदर लोग घुस जाएं? अगर आप हमसे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं। असंभव है। मैं आपको एक थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूं। लाल किले पर एक हमला हुआ था, वहां पर आतंकवादी कार्रवाई हुई थी, और उस दौरान मैंने उस जगह का पूरा मुआयना किया था, क्योंकि मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाना चाहता था। और मैं देखा था वो एक अवैध किला था, अवैध किला ही है, और वहां पर 24 घंटे बहुत हाई सिक्योरिटी, हाई अलर्ट की सिक्योरिटी रहती। जब वो आतंकवादी कार्रवाई हुई थी, तब भी ये बात उठी थी कि कहां से इंटेलिजेंस लैप्स हो गया, और जिस तरह वो गुंबद पर चढ़ के उसी साइड से उस समय के आतंकवादी कूद के नीचे भाग गए थे, वो हमने देखी थी जगह। और रेलवे लाइन के बगल से एक एंट्री थी, वो सब मैंने देखा हुआ। तो इसलिए मैं तो जरूर कहूंगा कि मैं फर्स्ट हैंड उस जगह को देखा हूं। ये एक लाल किला ही नहीं, अवैध किला खुला रहता है पर्यटकों के लिए, लेकिन उन जगहों पर नहीं। ये जो आंदोलनकारी थे कैसे वहां पहुंच गए? क्या पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी, या पुलिस क्या हुआ? क्या आप भी पुष्पन जी की राय से सहमत हैं क्या, या जो राहुल राज जी कह रहे हैं कि ये सब सरकार की मिलीभगत से हुआ? देखिए, आप आशुतोष जी मूर्धन्य पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहूंगा। मुझे सिर्फ दीप सिद्धू कहाँ है ये बता दीजिए। बिल्कुल। विनोद जी, आपको मालूम है दीप सिद्धू कहाँ है? मुझे मालूम होता तो मैं सतीश जी को बता देता। मेरा सवाल यह कि जो मैंने सतीश जी से सवाल पूछा, या जो मैं पुष्पेन जी से कह रहा हूं कि भाई लाल किले के अंदर घुसना इतना आसान काम है, वो भी 26 जनवरी के दिन। क्या आप इसके पीछे कोई षड्यंत्र देखते हैं, या चूंकि इतनी बड़ी संख्या में वहां आंदोलनकारी पहुंच गए, जिस तरीके से पुलिस वालों को पीटा इन्होंने, जिस तरीके से बेचारों ने अपनी जान बचाई, उनके पास लाल किला छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था?
देखिए आशुतोष जी, षड्यंत्र की बात तो दिल्ली पुलिस भी कह रही थी परेड से पहले, षड्यंत्र की बात खुफिया एजेंसियां भी कह रही थी कि कुछ साजिश हो सकती है गड़बड़ करने की। तो साजिश तो है ही, अब किसकी है ये जांच का विषय है, कौन इसके पीछे है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, सतीश जी ने बहुत बढ़िया तरीके से व्याख्या की है, लाल किला की तरह भेज दिया है। लाल किला ही नहीं, इंडिया गेट से लेकर के लाल किले तक 15 अगस्त और 26 जनवरी को 3 दिन पहले से पूरा इलाका लगभग सील कर दिया जाता है। मैं काम कर चुका हूं बहादुर शाह जफर मार्ग के टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर में 13-14 साल, और उस पूरे जो है इलाके के दफ्तर और इमारतें जो है सब बंद कर दी जाती हैं, और पुलिस एक तरह से उनको पोजीशन में ले लेती है अपने। और अखबारों में जो दफ्तर हम लोगों के होते थे वहां पर हम लोगों को स्पेशल पासेस दिए जाते थे। मैं चूंकि क्राइम रिपोर्टिंग करता था तो कई बार पासेस हमने खुद बनवाए हैं एसेंशियल स्टाफ के। तो ये व्यवस्था होती थी। ये 3, 13, 14, 15 अगस्त में और 24, 25, 26 ये आपका जनवरी में, ये बिल्कुल मुकम्मल व्यवस्था रही है। भाई इस बार वो व्यवस्था थी कि नहीं थी, और थी तो कैसे टूट गई, ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर सवाल किया जाना चाहिए। दूसरा, अगर आपने वो वीडियो देखा हो जो कल कुछ टीवी चैनलों ने दिखाया था कि वो पुलिस वाले कुर्सियों में बैठे हुए हैं और वहां जो है जो पोल जो गड़ा हुआ है वहां लोग इकट्ठा आए और झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक प्रश्न जो है खड़ा करता है। तीसरा, जो अभी सतीश जी ने कहा कि वो दीप सिद्धू कहाँ है, तो मुझे जानकारी नहीं है क्या जो FIR 25 लोगों पर दर्ज हुई है उसमें उनका नाम है कि नहीं है। ये अगर जानकारी मुझे पुष्पेंद्र जी या राहुल राज या आप दे दें तो कुछ सवाल इस पर भी मतलब कुछ बात हो सकती है कि FIR दर्ज हुई कि नहीं हुई है उन दोनों पर जिनके नाम बहुत चर्चा से लिए गए और जिनको बाकायदा लोगों ने देखा झंडा देते हुए, और सब सोशल मीडिया पे और मीडिया पे सब जगह चीजें हैं। तो एक तो ये 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात जरूर मैं कहूंगा, चाहे पुष्पेंद्र जी मेरी बात से सहमत हो या ना हो, राहुल राज सहमत हो या ना हो, किसान संगठन कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रैप में आ गए। 26 जनवरी को परेड निकालने का फैसला ठीक नहीं था। ये इनको परेड नहीं निकालनी थी, इनको अपने अपने ठिकानों पर जो जहां जहां बैठे हैं, जो ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी, उन ज्योग्राफिकल जोन्स में झंडा फहराना था, देशभक्ति के गाने गाने थे और भाषण देने थे। क्योंकि 26 जनवरी जो है वो उस दिन एक सेंटिमेंटल, एक देश का नेशनल इशू है, मुद्दा राष्ट्रीय पर्व है, उसमें इनको ये फैसला नहीं लेना था। क्यों लिया गया, कैसे लिया गया और उस पर ये लोग क्यों अड़े रहे, ये इनको आत्ममंथन करना चाहिए किसान संगठनों को भी, इसके लिए किसने जोड़ दिया और ऐसा फिर हुआ। दूसरी बात यह है कि आज आमोद कंठ जो दिल्ली पुलिस के बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, होम मिनिस्ट्री में भी रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू में एक चैनल पर सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को किसी भी हालत में अनुमति नहीं देनी थी परेड की, चाहे कितना भी राजनीतिक दबाव उनके ऊपर पड़ता, पॉलिटिकल मास्टर्स का। बोले उनका कहना था 15 अगस्त और 26 जनवरी को कोई दूसरा प्रोसेशन अलाउ ही नहीं किया जाता, ये सिद्धांत है ये पुलिस का। पुलिस जब सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के ऊपर सारा छोड़ दिया था कि आपको तय करना है, हो सकता है बहुत आलोचना होती पुलिस की, हम लोग भी आलोचना करते, आप भी करते, मैं भी करता, सतीश जी भी करते, आलोक जी भी करते और किसान लोग तो करते ही कि भाई लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक को क्यों नहीं निकालने देना चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो आमोद कंठ सही कह रहे थे। और चौथी बात मैं करूंगा कि आज 1500 आपने सिपाही वहां CRPF पे लगा दिए, ये कल क्यों नहीं लगे थे, वहां परसों क्यों नहीं लगे थे, क्यों नहीं लगे थे? क्या भारत सरकार के पास या दिल्ली पुलिस के पास फोर्स की कमी है? CRPF, CISF, BSF सब कुछ उपलब्ध है। ये दिल्ली पुलिस आयुक्त से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने क्या तैयारी की थी इसके लिए, भाई क्यों नहीं उन्होंने जो है सेंटर से एडिशनल फोर्स मांगी। और उन रास्तों पर जो रूट के नहीं थे, रूट पर तो आपने सारी बैरिकेडिंग कर दी, इसीलिए जो रूट पर गए वो सब प्रोसेशन शांतिपूर्वक निकले, 90% जो है मार्च जो है शांतिपूर्वक रहा। लेकिन जो रूट जिन इलाकों में प्रोसेशन नहीं आना था वहां आपने सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की। आपको तो दिल्ली को कम से कम चाक-चौबंद कर देना चाहिए था। ये तो बिल्कुल विनोद जी सवाल है जो क्यों नहीं, ये भी जिम्मेदारी किसान नेताओं की जितनी बनती है उतनी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की भी बनती है। बिल्कुल, आपने जो सवाल खड़ा किया कि आखिर किसान नेताओं ने 26 जनवरी को ही ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला क्यों किया, इस पर मैं पुष्पेंद्र जी से भी बात करूंगा, राहुल राज से भी सवाल जवाब करूंगा, लेकिन आलोक जोशी के पास जाऊंगा। आलोक जी, जो ये बुनियादी सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई किसान इतनी तगड़ी सुरक्षा के बावजूद भी लाल किले में 1-2 नहीं सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए। अगर वो तस्वीरों को देखे ऐसा लगा जैसे कोई हमलावर सेना थी और उसने पूरे लाल किले पर कब्जा कर लिया। अगर कब्जा कर लिया तो वो लोग जो लाल किले की सुरक्षा के लिए जिनकी जिम्मेदारी थी
उस इलाके में जो डीसीपी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सीपी थी, क्या उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तय नहीं होनी चाहिए? मान लीजिए यही जत्था अगर प्रधानमंत्री के घर की तरफ पहुंच जाता और वहां पे कब्जा कर लेता तो क्या होता? राष्ट्रपति भवन की तरफ मूव करता तो क्या होता? ये बिल्कुल सही सवाल है आशुतोष, और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मांगा जाना चाहिए। ये जो नज़ारा देख रहे हैं इस वक्त आप स्क्रीन पे, ये मामूली नज़ारा नहीं है। जो विनोद जी ने कहा, उससे पहले सतीश जी ने कहा कि लाल किला एक अवैध किला है। लाल किला होता क्या है? किला का मतलब क्या होता है? किले का अर्थ है कि किले के अंदर जो लोग होते हैं वो सुरक्षित होते हैं। जो बाहर से उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है वो अंदर नहीं घुस सकता है। कल के कुछ विजुअल आप अलग अलग, दिक्कत ये है कि कल इंटरनेट बंद कर दिया गया था, बहुत सारे विजुअल बाद में बाहर आए हैं, कुछ अब दिख रहे हैं जिसमें दीप सिद्धू को लोग मार के भगा रहे हैं, वो विजुअल भी हमको आज देखने को मिला है। एक विजुअल जो प्रोमिनेंटली टेलीविजन चैनलों पे हमको दिख रहा है वो आपने देखा होगा, जिसमें जो भीड़ है, मैं उसको पब्लिक भी नहीं कहूंगा, उपद्रवी लोग हैं, ये पुलिस वालों के ऊपर लाठियां चला रहे हैं और पुलिस वाले खाई में गिर रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ उस विजुअल को देख के। अगर आप विजुअल देखिए कि पुलिस वाले उस खाई के किनारे बैरिकेड लगा के अपनी चीज की सुरक्षा कर रहे हैं। किसानों ने जो एहतजाज किया दिल्ली के अंदर, वो सब आप लोगों ने देखा। ये आवाज कहीं और से आ रही है। हाँ, ठीक है, सॉरी। खाई होती किस लिए? खाई इसलिए होती है कि अगर बाहर से कोई अटैक कर रहा हो आपके किले पर, तो वो उस खाई में गिरेगा और वो दीवार तक नहीं पहुंच पाएगा। उस खाई की सुरक्षा क्यों हो रही थी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसमें अनेक हमने पुलिस वालों को गिरते हुए देखा, एक के बाद एक, धक्के में दबाव में आ रहे हैं और गिर रहे हैं। दूसरा, आपने जो नजारा देखा, घोड़े पर चढ़कर तलवार लहराते हुए, फरसे लहराते हुए लोग दिख रहे हैं। ये आज आप टेलीविजन चैनल पे देख रहे हैं। ये बिल्कुल सच बात है। मैं खुद दिल्ली में रहा हूं कई साल और मैंने देखा है गणतंत्र दिवस के पहले आना जाना मुश्किल हो जाता, अपने दफ्तर नहीं पहुंच पाते थे हम लोग। जो ड्राइवर लोग कहते थे कि साहब जल्दी निकल आना 2 घंटे पहले, क्योंकि बहुत घूम के जाना पड़ेगा, रास्ता नहीं है, सब बंदोबस्त लगा हो, बंदोबस्त बोलते हैं, बंदोबस्त लगा होता है। एक शहर में मूवमेंट बंदोबस्त से कंट्रोल्ड है। आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, हर आदमी के लिए तय है। पूरे रास्ते पे जबरदस्त सुरक्षा का इंतजाम होता है। दूसरा, लाल किला कोई सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है। लाल किला भारतीय सेना के नियंत्रण में है। वो एक सैनिक आस्थान है, सैनिक मिलिट्री इंस्टॉलेशन है आज की तारीख में। उसकी सुरक्षा का ये हाल है। ये तो वो जो पठानकोट के कैंप में जिस तरह से हमला हुआ था कि साहब रात में कोई घुसा और उसने बम फोड़ दिया टाइप हालत है। आपको गनीमत मनानी चाहिए कि ये इनमें से कोई खुराफाती बम लेके नहीं घुसा या उसके पास बंदूक नहीं थी, उसने वहां ऐसी कोई हरकत नहीं की। आज जो नजारे दिखाए जा रहे हैं कि ये भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया, अब उसको देख के मुझे एक तस्वीर और याद आ रही है। अगर आप तस्वीरों की पे बात करें, आपने जेएनयू की तस्वीरें देखी होंगी, जहां जेएनयू में मारपीट हुई थी उसके अगले दिन की ये सर्वर रूम भी तोड़ दिया गया, कैमरा भी तोड़ दिया गया। बिल्कुल वैसी तस्वीरें यहाँ दिख रही हैं। और जामिया मिलिया की तस्वीरें, जी लाइब्रेरी में क्या क्या तोड़ फोड़ हुई और लोग कैसे निकल रहे हैं। तो ये एक वीडियो दिखाने का प्रचलन भी नया चला है। आप जाफराबाद में दिल्ली दंगे में भी इस तरह के वीडियो लोगों ने जाकर टेलीविजन चैनलों ने शूट किया, कहा कि साहब ये यहाँ ये हुआ था, वहां वो हुआ था। मैं उसके साथ तुलना इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि उस दंगे में कौन जिम्मेदार है मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए उस किस्से में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जेएनयू में एक लड़की मुंह पे कपड़ा बांधे हुए लाठी चलाती हुई देखी गई। तमाम लोग उसके बारे में कहते हैं फलानी है। आज तक दिल्ली पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। ये दीप सिद्धू, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद कहते हैं कि ये मेरे फैमिली मेंबर जैसा है, भाई जैसा है, वीडियो पर है। तो भाई उन्हीं से पूछ लीजिए ना कि तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा फैमिली मेंबर कहाँ है? इस पकड़ के अभी तक कोई सामने क्यों नहीं लाया है? हम सिर्फ सोशल मीडिया के वीडियोस, पुरानी एल्बम, इनके जरिए उस इंसान को क्यों देख रहे हैं? आसान है ना, इस आदमी को पकड़ के लाओ और जो पुलिस का तरीका होता है 4 लट चलाओ, बताएगा कौन तुम्हारे इसके पीछे है, किसने इसको भेजा था, कौन से किसान नेता हैं जो इस खुराफात में शामिल थे, उन सबको पकड़ के अंदर करिए। इसमें क्या तकलीफ है? बिल्कुल। आलोक जी, एक बात और भी है ना कि अपने आप को खालिस्तानी भी कहता है और सरकार लगातार अपने आप को राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर अब तक के आजादी के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार कहती है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। एक आदमी जो अपने आप को खालिस्तानी कहता है, जो इस तरीके की बातें करता है, उसको नहीं रोक पाए।
तो ये मैंने जो कल वीडियो संतोष में यहाँ बीच में आ रहा हूँ आपके, मैं कल जो वीडियो मैंने देखा उसमें मुझे ये नहीं, उसमें तो ये कह रहा था कि साहब भारतीय झंडे का पूरा सम्मान है, और वहां हमने निशान साहब फहराया दूसरे पोल पर, पीछे तिरंगा लहर रहा था। वो जो बात कर रहा था सम यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मुजाहिरा कर रहे थे, इस अंदाज में वो बात कर रहा था। वहां पर तो खालिस्तान जैसा कोई जिक्र उसने नहीं किया। अब इतिहास में कहीं उसका खालिस्तान है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर इतिहास में उसके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। अब वो सारी क्या मॉर्फ पिक्चर हैं, फोटोशॉप पिक्चर हैं? अगर वो हैं तो भी जांच का विषय है। किसानों से ये सवाल जरूर है, और ये गंभीर सवाल है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका इरादा क्या है, आप लोग इस आंदोलन को कहां ले जाना चाहते हैं। मैंने ये बात पहले भी कही कि ऐसा लग रहा है कि किसानों के जो आंदोलन में शामिल लोग हैं, इनका हौसला बढ़ गया है कि हमने सरकार को इतना दबा लिया, तो और दबा लें और दबा लें। इस चक्कर में देखिए, दुर्घटना से देर भली कहा जाता है, स्पीड आप थोड़ी बढ़ाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। वहां बैठकर जो गांधीवादी तरीके से आंदोलन हो रहा था, जिसके बारे में तमाम तरह के सवालों के बावजूद इस देश का आम आवाम उसके समर्थन में था। बहुत सारे लोग ये कहते थे नहीं भाई, किसानों के खिलाफ कैसे बोले। अब ये मौका मिल गया है, अब ये सरकार की चाल है, नहीं है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं क्यों नहीं जाना चाहता हूं? क्योंकि हमारे पास कोई तथ्य या सबूत नहीं है। जो दिख रहा है वो सवाल जैसे मेरे मन में आ रहे हैं, ऐसे आपके मन में भी आ रहे होंगे, ऐसे ही किसान नेताओं के मन में भी आ रहे होंगे। और उनको, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ा आजादी के आंदोलन का, गांधी जी के आंदोलन का इतिहास पढ़ना चाहिए। वहां से कुछ सबक ले पाएंगे तो मुझे लगता है उनके लिए भी अच्छा होगा, इस देश के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, जो सवाल अभी आलोक जी ने किया बहुत ही वाजिब सवाल है। भाई आप लोग करना क्या चाहते हैं? अगर आप इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो जो इवेंट आपने 26 जनवरी का किया उससे तो आपकी थू-थू हो गई, अब आगे क्या? देखिए आशुतोष जी, दो प्रमुख मांगों को लेकर के जो है किसान ये आंदोलन कर रहा है। नंबर एक ये है कि एमएसपी को कानूनी बाध्यता दी जाए, लीगल गारंटी बनाई जाए। दूसरा, इन तीनों कानूनों को रिपील किया जाए। तो सरकार ने इन दोनों ही मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया है। और जो सरकार ने लास्ट वार्ता हुई थी उसमें जो एटीट्यूड इनका था कि ठीक है भाई, हमने जो बेस्ट करना था कर लिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब कोई वार्ता इस विषय में नहीं होगी, उससे भी एक फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं क्रिएट हुई है। दूसरा, मैं बहुत ही उच्च स्तरीय सोर्स के हवाले से यहां बता रहा हूं, नाम तो लेना उचित नहीं है। भाजपा में ये थिंकिंग बन गई है कि 13 + 10 23 सीटें हैं पंजाब हरियाणा की, हमने 0 मान ली अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये जो फीलिंग आ जाती है जिस व्यक्ति में कि 5 साल के लिए मैं तय हूं, 2024 से पहले मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है, यहां आदमी 150 मर जाए या 200 मर जाए या 500 मर जाए, शांति से बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहे शांति से। लेकिन जो मोरल प्रेशर शांति से बैठने का होता है वो किसी मोरल जिसके स्ट्रांग हो उसके ऊपर पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर मोरल प्रेशर कहीं से कहीं तक कोई पड़ रहा है। हालांकि बॉम्बे में भी बहुत बड़ी रैली हुई है और देश में भी हुई है, इनके ऊपर कोई मोरल प्रेशर नहीं है, इनके ऊपर सीधा कैलकुलेशन है इनका, जिसको कहते हैं कि भैया हमारे कितना नुकसान हो रहा है, हम उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। तो इन्होंने ये निर्णय ले लिया था और फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं किसानों में भी बढ़ती चली जा रही थी। और कहीं ना कहीं ये जब लंबा एक रूट मार्च हुआ है उसमें मौका मिला है, और जिसका मैंने पहले ही खेद जो है प्रकट किया है। ठीक है पुष्पेंद्र जी। राहुल जी, ये जो अगर सरकार आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है तो आंदोलन किस लिए? आप बैठे रहिए, आने वाले 6 महीने तक बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने अनम्यूट कर लीजिएगा आप। देखिए आशुतोष जी, हम तो हर बार उम्मीद करते हैं कि सरकार से वार्ता हो, सरकार हमारी बात माने, और अभी भी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने प्रश्न किया था पिछली बार भी कि किसानों की ताकत घटी है या अभी भी उनमें जोश बरकरार है, तो पूरे जोश के साथ और अनुशासन के साथ गांधीवादी तरीके से हम अभी भी डटे हुए हैं। जो घटना कल हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे हमें डैमेज हुआ है, इसको स्वीकार करने में कोई दो राह नहीं है, लेकिन आज भी पूरी मजबूती के साथ जो लोग यहाँ हैं वो डटे हुए हैं। आपने एक प्रश्न और किया था कि कुछ लोग छोड़ के चले गए, तो जिनको जाना है वो जाएं। और जिन 2 लोगों का उल्लेख आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी भी कर रहे थे, वो पहले भी इस पूरे आंदोलन का बहुत मजबूत हिस्सा नहीं थे। और जहां तक एक और जो सज्जन थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो भारतीय किसान यूनियन, एक और जो नाम आपने लिया, भानु प्रताप एंड नवीएम सिंह। हाँ, भानु प्रताप जो थे, वो एक बार पहले भी जा चुके हैं, चिल्ला बॉर्डर पे बैठे थे, वो चले गए थे, फिर वापस आके बैठ गए थे। तो ठीक है, उनका अपना एक सोच हो सकता है, लेकिन आंदोलन में डे 1 से जो लोग अपनी ईमानदारी के साथ लगे हैं वो आज भी लगे, और आंदोलन बदस्तूर जारी है। अब सवाल ये उठता है, हम लोग चाहते क्या है? चाहते तो वही है कि सरकार हमारी मांगे मान ले,
और हम लोग अपने घर चले जाएं, क्योंकि किसी को भी शौक नहीं है दिल्ली में इतने दिन बैठने का। हमारी भी फसलें खेत में तैयार है, हमें भी जाना है, कैसे हम उनको मैनेज कर रहे हैं वो बात हम ही जानते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई कि सरकार को ये दमनकारी नीति अपनाने का मौका मिल गया है। और आपके माध्यम से आपके लाखों करोड़ों दर्शकों को एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, किसी एक घटना को देख के पूरे किसान आंदोलन पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अब ऐसी चीजें बहुत सारी होती हैं, और जो आज दिन भर मीडिया में चला है उससे हम लोग बहुत आहत हैं। अगर एक किसी व्यक्ति की घटनाक्रम से जो हमसे लेना देना नहीं है, उससे अगर आप किसान आंदोलन को आंकते हैं, तो वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का भी सदस्य था, तो वो भारतीय जनता पार्टी पूरी खराब हो गई क्या? ऐसे पूर्व में मध्य प्रदेश के आपको कई उदाहरण दे देता हूँ जिनमें बहुत गलत चीजें दूसरे लोगों ने करी हैं, तो क्या उससे पूरे संगठन को आप जोड़ लोगे? हमारा ईमानदारी से आंदोलन शांतिपूर्व कल भी था, आज भी है, अनुशासनात्मक है, और आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी। सतीश जी, किसानों को तो ये तो समझना चाहिए ना कि सरकार उनके खिलाफ है, मीडिया से समर्थन नहीं मिलेगा, तो स्ट्रेटजी उसके तहत बनानी चाहिए। क्या ये भोलापन था किसानों का? किसान तो बड़ा भोला होता है, क्या भोलापन था जो उनके ट्रैप में आ गया? और इसके आगे क्या? अब कैसे सरकार से, भाई पुष्पेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात की, पुष्पेंद्र जी ने कहा कि भाई सरकार ने अंदाजा लगा लिया है कि 20-25 सीट के अलावा हमारा कोई नुकसान होने वाला है नहीं, किसान बैठे तो बैठे रहे। अगर ये स्थिति है तो आंदोलन कहां जाएगा? 6 महीने बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, आपने तो एकदम पूरा रामायण इतना बड़ा हमसे सवाल कर दिया है। पहला तो किसान को आप जितना भोला मानते हैं वो नहीं। सतीश जी, एक मिनट रुकिए, मैं अपने दर्शकों को इस वक्त जानकारी दे दूं कि दरअसल किसानों की जो बैठक चल रही थी, उस बैठक में यह तय हो गया है कि जो पार्लियामेंट को मार्च करने वाला था 1 फरवरी को, वो उन्होंने फिलहाल कैंसिल कर दिया है। यानी जो संसद कूच करने का जो किसानों का फैसला था 1 तारीख को जब बजट निकलने वाला था, वो फैसला उन्होंने फिलहाल कैंसिल कर दिया है। ये बड़ी खबर है। इसलिए सतीश जी, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। हमको लगता है जितना आप भोला समझते हैं किसान को, जो लोग समझते हैं उतना है नहीं। उनको भी लगा कि ये जो दिल्ली के चारों परिधि में ट्रैक्टर चलाने का लंबा लंबा कहीं से आए हुए लोगों को इजाजत मिल गई, और उसका ये नतीजा ये हुआ कि जो कल इनके ऊपर दाग लग गया और जो गलत चीजें भी हुई। तो हमको लगता है इसीलिए उन्होंने उसको क्या कहते हैं, वो ट्रैक्टर मार्च को कैंसिल कर दिया है, जो कि अच्छा फैसला है। इसके साथ शायद ये जरूर कहा होगा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। अब बात आपने की कि ये लोग समझते क्यों नहीं सरकार क्या करेगी। हमको लगता है कि सरकार को, चाहे सब लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो समस्या है वो बड़ी है। ये घटना और एक दिन की बात नहीं है। उस घटना पे जिद का कंपटीशन है। आपके चैनल पे ही मैंने आशुतोष जी आपके साथ ही कहा था, ये जिद की कंपटीशन नहीं है। किसानों को भी जिद नहीं करना चाहिए, सरकार को भी नहीं करना चाहिए। इसलिए एक रास्ता ढूंढ लो, कुछ कर दो। 18 महीना को क्यों नहीं बदल सकते भाई? रद्द कर दो, क्या फर्क पड़ता है? 18 महीना के लिए हो सकता है तो रद्द कर दो। आप भी मान लो भाई कि चलो ये निरस्त हो गया, इसमें कोई ये नहीं है। अब आगे क्या? आगे क्या है कि ये देखिए, किसान आंदोलन समाप्त भी हो जा सकता है, क्रैकडाउन हो जा सकता है, सब कुछ हो जा सकता है, लेकिन जो समस्या है, सवाल समस्या के हल का है, और सवाल उन कानूनों का है। क्या कानून सही में अच्छे हैं, या फिर जो किसानी की हालत है, रूरल इंडिया की हालत है, उसमें तब्दीली का ग्रैंड प्लान क्या है? मेरे हिसाब से मैं अभी तो इतना ही बोलूंगा। विनोद जी, क्या यहां से भविष्य देखते हैं आप किसान आंदोलन का? अब तो इन्होंने जो संसद की तरफ जो मार्च करने का फैसला था वो तो कैंसिल कर दिया है। पुष्पेंद्र जी ने बड़ी जबरदस्त बात की, मैं उनकी बात का प्रशंसक हो गया, बड़ी साफगोई से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय कर लिया, कोई मॉरल प्रेशर इनके ऊपर है नहीं। आंदोलन तब तक कामयाब होता है जब तक उसका एक मॉरल प्रेशर होता है। मॉरल प्रेशर है नहीं, ऐसा उनका आकलन है। तो आप बैठे रहिए 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 साल तक बैठे रहे, सरकार कुछ नहीं करेगी, तो फिर आंदोलन कहां जाएगा यहां से? देखिए आशुतोष जी, पहली बात तो जो किसानों ने संसद मार्च स्थगित किया है, ये बहुत उनका मुझे लगता है एक बड़ा परिपक्व फैसला है। क्योंकि ऐसे माहौल में जब इस वक्त लाल किले की घटना के बाद एक वातावरण जो बना है, एक अवधारणा जो बनी खासकर किसान आंदोलन को लेकर के, ऐसे में संसद मार्च का अगर फैसला वो जारी रखते तो मुझे लगता है वो सुसाइडल अटेम्प्ट होता उनके लिए। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा करके एक खराब स्थिति होने से अपने आप को भी बचा लिया और देश को बचा लिया। दूसरी बात यह है कि अभी बात हो रही थी 2 किसान नेताओं के अलग होने के आंदोलन, वीएम सिंह और भानु गुट की। तो मैं एक चीज बता दूं, ये वैसे ही अलग हुए हैं जैसे एनडीए से अकाली दल और शिवसेना अलग हुए हैं।
यानी ताकत तो एनडीए की बीजेपी है, ऐसे ही जो किसान आंदोलन की ताकत है वो 40 संगठन है जो जिनकी आज बैठक चल रही है। ये तो आउटसाइड सपोर्ट वाले थे, पहले भी वीएम सिंह साहब मैंने बात की तो खुद उन्होंने कहा कि हम तो आउटसाइड सपोर्ट वाले थे, वो मीटिंगों में भी नहीं जाते थे। वो एक अलग लंबा इतिहास है कि क्यों वो किनारे हो गए, हालांकि वो किसान वाले मुद्दों पर लगातार लड़ते रहे हैं। और भानुगुट के बारे में तो पुष्पेंद्र जी मुझसे ज्यादा जानते हैं या राहुल भी जानते होंगे। अब बात आई कि आगे क्या होगा, जो आपने प्रश्न किया। देखिए, आंदोलनों के दौर में आज किसान आंदोलनों की बैठक में भी ये बात किसी नेता ने कही है कि 4-5 दौर होते हैं आंदोलन के, और उस किसान नेता का ये कहना था, जो मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली, कि हम चौथे दौर में आ गए हैं। पहला दौर होता है आंदोलन की अनदेखी, कि ठीक है बैठे रहे, जो पंजाब में जब ये रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए तो अनदेखी की गई। दूसरा दौर होता है उस आंदोलन के बारे में प्रचार करना कि अरे ये तो चंद लोग हैं, कुछ लोग हैं, बेकार की बात कर रहे हैं, कहाँ से आ गए हैं। तो वो भी दौर निकल चुका है कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गए, माओवादी, ये सब कहा गया। तीसरा दौर होता है बातचीत शुरू करके उनको बातचीत में उलझा के थकाने का दौर होता है कि लंबा खींचो, बात हो रही है, कुछ उम्मीद, वो दौर भी लगभग। चौथा दौर होता है कि फिर उसमें फूट डाल करके और उसको बदनाम करने का। हर सरकार का, इसी सरकार का नहीं, मतलब हर सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का अंग्रेजों के जमाने से ये दुनिया भर में ये चलन है। तो चौथे दौर में किसान आंदोलन आ गया है। पांचवा दौर होता है कि जब ये सारे हथकंडे अगर सफल नहीं हुए तब सरकार पर दबाव बनता है और तब बात आगे बढ़ती है बातचीत का। जी विनोद जी, बैठक में ये बात कही और मेरी जानकारी है कि शायद जो 40 संगठन है वो एकजुट हो गए हैं कि आंदोलन को जारी रखने के लिए। तो पहली बात तो ये है कि आंदोलन जारी रहेगा। सरकार, आज प्रकाश जावड़ेकर जो सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की हम बातचीत जारी रखेंगे, ये अच्छी बात है। ये लगता है सरकार का एक गुड सेंस है कि बातचीत अगर जारी रखेंगे तो चलिए कुछ रास्ता निकलने की उम्मीद बनेगी। उधर किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आज एक प्रचार माध्यमों में ये भी बड़ा प्रचार चला कि किसान लौट रहे हैं, ट्रैक्टर लौट रहे हैं। तो किसान नेताओं ने उसको स्पष्ट किया कि वो ट्रैक्टर लौट रहे हैं जो सिर्फ मार्च के लिए आए थे, या मान लीजिए रिप्लेसमेंट जो होता है, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं कि सारे किसान जा रहे हैं। तो एक तो ये स्थिति है। आगे मुझे लगता है ये होगा कि अब सरकार और किसान संगठनों के बीच में एक रस्साकसी होगी। वो रस्साकसी ये होगी कि सरकार, चूंकि जो कल की घटना हुई है उससे किसान संगठन बचाव की मुद्रा में आ गए, रक्षात्मक मुद्रा में आ गए हैं। अब जब बातचीत की मेज पर जाएंगे तो सरकार ज्यादा एक क्या कहते हैं, ज्यादा उसको आप कहें कि ज्यादा बड़ी ताकत के साथ उनसे बात करेगी और किसान संगठनों को थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ेगा। तो सरकार जो है का दबाव बढ़ गया है उनके ऊपर। अब इस दबाव से किसान संगठन कैसे निकलते हैं, अपने आंदोलन को कैसे सस्टेन कर पाते हैं और कैसे जो सपोर्ट सिस्टम का बना हुआ बना रहे, और जो लोगों के बीच अवधारणा जो बिगड़ी है उसको कैसे सुधार पाते हैं, ये आने वाले दिनों में इनके एक्शन से पता लगेगा। तब हम लोग थोड़ा तस्वीर साफ कर पाएंगे कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। आलोक जी, आप विनोद जी की राय से सहमत है कि आपको लगता है कि, लेकिन बड़ा बुनियादी सवाल है जो विनोद जी से पूछा, जो मैंने सतीश जी से पूछा कि भाई अब आंदोलन किस दिशा में जाएगा, आंदोलन बिखरेगा या आंदोलन मजबूत होगा? ये इस पे निर्भर करेगा कि आंदोलन का नेतृत्व किन हाथों में है और वो इस आंदोलन को किस हद तक अपने हाथ में रखने में कामयाब होते हैं। जो कल की घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये मानना चाहिए हमको। और वो दोनों लिहाज से, इस देश की लोकतंत्र के लिहाज से भी देखें, उससे भी, और इस आंदोलन को चलाने वालों की रणनीति के लिहाज से देखें, उससे भी। क्योंकि इस आंदोलन की सिफत क्या थी? अभी पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि यह सरकार मोरल प्रेशर में नहीं आ रही है, इसने मान लिया है कि हम इतनी सीटें चली भी जाएं तो हमें क्या फर्क पड़ता है। सही बात है, इतने बड़े देश में अगर 300 से ऊपर सीटें आ रही हैं, 10-12 सीटें नहीं आएंगी तो कोई फिक्र की बात नहीं है, ये कोई भी मान सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार एक भी सीट जानबूझकर गंवाने वाली सरकार है। ये जब चुनाव का गणित जोड़ते हैं खास तौर पे, तो ये लोग एक एक सीट पूरा दम लगा के जीतने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जो मॉरल प्रेशर की बात विनोद जी ने अभी की, मॉरल प्रेशर जहां तक बनता है, इस आंदोलन का मॉरल प्रेशर सिर्फ यहाँ बैठे हुए किसानों से नहीं बन रहा था, सिर्फ उन सीटों से नहीं बन रहा था जिनकी बात पुष्पेंद्र जी कर रहे हैं कि इतनी सीटों के में किसानों के वोट हैं, इसलिए वहां सरकार को नुकसान हो सकता है। मॉरल प्रेशर बन रहा था कि ये किसान गांधी के रास्ते पर चलते हुए बैठे हुए हैं इतनी ठंड में और किसी पे हमला नहीं कर रहे हैं, शांति से अपना आंदोलन कर रहे हैं वहां, और इनको तमाम तरह का समर्थन भी मिल रहा है, अपनी व्यवस्था भी है, वो भी लोग देख देख के
तो एक तरह का आश्चर्य भी इस देश में हो रहा था और एक तरह की सहानुभूति पैदा हो रही थी कि आखिर सरकार कर क्या रही है, सरकार इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर देती। हम आप सब समझते हैं कि ठंड के समय में बाहर निकलना कितना कष्टदायक होता है। ऐसे लोग जो खुद घरों में बैठे हैं कंबल ओढ़ के और हीटर के सामने, वो देख के जरूर सोच रहे हैं कि ये किसान इतनी सर्दी में यहाँ बैठा है, क्या सोच के क्यों बैठा है, और सरकार इसको सेटल क्यों नहीं कर रही। यही वजह है कि सरकार आज की तारीख में भी नहीं कह रही है कि ये लोग बड़े बदमाश हैं, आंदोलनकारी, इन्होंने बड़ा उपद्रव किया, अब इनको हम सख्ती से निपटेंगे। यही वजह है शायद कि दिल्ली पुलिस को ये भी निर्देश थे कि आप आंदोलनकारियों के साथ कोई ऐसी हरकत मत कर दीजिएगा कि चीजें हाथ से निकल जाएं। जी, ये दबाव है सरकार पर कि इन आंदोलनकारियों के साथ वो व्यवहार नहीं हो सकता है जो व्यवहार वो शायद शाहीन बाग के आंदोलनकारियों के साथ करती तो बड़े आराम से करके निकल जाती। हालांकि आप यहाँ भी ध्यान रखिए, उनके साथ भी वो हरकत नहीं की गई है। तो इसलिए जब आप गांधी के रास्ते पर सड़क पर बैठ जाते हैं, धरना दे देते हैं, कहते हैं और ठीक है लाठी गोली जो भी चलाओ, हम यहाँ पड़े रहेंगे, तब मुश्किल हो जाती है सरकारों के लिए, जो भी सरकार में बैठा हो। और आप भले ही गांधी के रास्ते को न मानते हो, लेकिन जब आप सरकार में बैठे हैं तो आपको गांधी जिंदाबाद कहना पड़ता है, मजबूरी है आपकी। और इसलिए आपको उस रास्ते का सम्मान करते हुए दिखना पड़ता है कि भाई इनके साथ हम बात कर रहे हैं। बार बार क्यों? अगर बात करके तो निकलना नहीं है तो किसानों से हम पूछते हैं भाई बार बार बात करने क्यों जाते हो, तो किसान कहते हैं कि हम दिखना नहीं चाहते हैं कि हम बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह सरकार भी दिखना नहीं चाहती है। तो ये दोनों पक्ष जो दिखना नहीं चाहते हैं वो किसके लिए नहीं दिखना चाहते हैं? इनकी ऑडियंस कौन है? इनकी ऑडियंस इस देश की बाकी जनता है, जिसको ये दोनों दिखाना चाहते हैं कि हम सही हैं, हम समावेशी हैं, हम तो आगे बढ़ के करने को तैयार हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि दबाव का सवाल नहीं है, दबाव है, लगातार बना हुआ है, लेकिन यहाँ से आंदोलनकारी नेता की समझदारी का परिचय देते हैं और इस बात के लिए उनको बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने आज जो संसद मार्च वाला कार्यक्रम रद्द किया वो बहुत अच्छा किया। अगर उस ट्रैक्टर मार्च को भी समय रहते रद्द कर दिया होता तो बहुत समझदारी होती, लेकिन आगे समझदारी से तय होगा कि आंदोलन चलेगा या नहीं चलेगा। वरना आज एक संगठन कल दूसरा संगठन, एक समय के बाद लोग थकते भी हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। वो थकान न हो, उस थकान को से पहले आप अंजाम तक पहुंचा लें अपने आंदोलन को, इसमें आपकी सफलता होगी। वरना आप सरकार से मांगे, भाई आप कह रहे हैं कि हम 18 महीने के लिए टालना चाहते हैं, इस 18 महीने के टालने की क्या गारंटी आप दे रहे हैं? कैसे हम आप पर भरोसा करें? 18 महीने का भरोसा, इतने पे भी आ सकते हैं किसान संगठन कि हम कह रहे हैं कि हटा दीजिए, हमें लगता है कि हम 18 महीने में आपको कन्विंस कर लेंगे कि आप हटा दीजिए। तो इस बीच हमें लगना चाहिए लेकिन आपकी तरफ से कि आपका मन खुला हुआ है, आप ओपन माइंड से विचार करने को तैयार हैं, तब ये बात आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, आप कुछ इंटरवीन करना चाहते थे? 30 सेकंड में कर अपनी बात। हाँ, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि योजना इनकी बड़ी जबरदस्त थी और प्रेशर कल हमारे ऊपर जबरदस्त आ भी गया था। इतना आ गया था कि कल 5-6 बड़े टेलीविजन के प्रोग्राम थे, वो मुझे खुद स्वयं कैंसिल करने पड़े कि मैं वहां नहीं गया। लेकिन उसके बाद ये दीप सिद्धू की फोटो ने प्रेशर जो प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह के साथ आई है, उसने कहीं ना कहीं ये दूसरी चीजें साबित कर दी हैं और अब मोरल प्रेशर इनके ऊपर रहेगा, आगे भी मोरल प्रेशर बनेगा, ऐसा मेरा विचार है। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत मुझे लगता हुई है और इस तरीके की बातचीत हमेशा होनी चाहिए जहां हम एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी ना करें, अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखें, बेब्याक तरीके से अपनी बातचीत को रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का जो इस चर्चा में शामिल, पुष्पेंद्र जी, राहुल जी, सतीश जी, आलोक जी और विनोद अग्निहोत्री जी। लेकिन अंत में मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं, जो बात आलोक जी ने कही कि अगर कोई आदमी जमीन पर बैठ जाता है और कहता है कि भाई मैं तो अपनी बात मानूंगा, नहीं हटूंगा, ये गांधी का जो रास्ता है, ये बात लोकतंत्र में ही सुनी जाती है। जब देश के अंदर तानाशाही अगर हो जाएगी तो फिर इस देश के अंदर गांधीवादी तरीके से कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए मेरा यह कहना यह कि इस देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि देश के अंदर जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थान है, जो लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस है, उनको मजबूत करे, उन पे अपनी आस्था को बनाए रखे। क्योंकि जिस दिन ये आस्थाएं टूटेंगी, जिस दिन ये मर्यादाएं टूटेंगी, जिस दिन ये परंपराएं टूटेंगी, जिस दिन ये संस्थाएं टूटेंगी, जिस दिन इस तरीके का विश्वास टूटेगा, उस दिन इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं होगा। उस दिन लोग गांधी की बातों को नहीं मानेंगे, उस दिन गांधी की तरीके से धरती पर बैठने वाले लोगों की इज्जत नहीं होगी, उस दिन देश के अंदर तानाशाही होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस देश के अंदर वो दिन ना आए कभी
और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस देश में गांधीवाद जिंदा रहे। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।